Students, welcome in my two classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start chapter 2, class 11th, structure of atom. So students, subscribe my channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that video is chapter 2, class 11, the structure of atom. Students, structure of atom के बारे में आप बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं. आज यहाँ पर इसकी बहुत सारी थ्योरीज जो आपने 9th क्लास में स्टडी की थी उन्हें और एक्सप्लेन ब्रीफली पढ़ेंगे. चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर 2, दैट इज वीडियो फर्स्ट. स्टूडेंट्स, आप मैटर को कैसे स्टडी करते हैं, एटम्स के बारे में कैसे पढ़ते हैं, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखिए डर्मोटिलियस ने मैटर को एक्सप्लेन किया था. उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी मैटर वो है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. उस चीज के ऊपर हमने महर्षि कर्णाद की भी थ्योरी को पढ़ा था. उन्होंने सबसे पहले वो इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने 400 बीसी में उन्होंने परमाणु के बारे में एक्सप्लेन किया था. उसके बाद मॉडर्न थ्योरी के बेस पर जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी 1803 में, यानी 1803 में. और पूरी डाल्टन थ्योरी एटॉमिक मॉडल, एटम के स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर एक्सप्लेन थी. सो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम विच कांट बी मेड ऑफ डिस्ट्रॉयड. मेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो उन्हें मेड किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, और अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं. केमिकल रिएक्शंस ऑकर व्हेन एटम्स आर रीअरेंज्ड. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. चलिए डाल्टन थ्योरी के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस थी हमारी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ये तीन लॉ जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में है. 1808 में जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी. 1830 में मिशेल फराडे ने एक्सप्लेन किया था. फिर 79 में विलियम क्रुक्स ने कंडक्टिविटी थ्योरी दी थी. फिर गोल्डस्टीन ने, जे टॉमसन, रॉबर्ट मिलिकन, जेम्स चैडविक, इस तरीके से एक पूरा सीक्वेंस था किस तरीके से उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी. मिशेल फराडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट किया कि मैटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप का चार्ज प्रेजेंट होता है. यदि पॉजिटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव भी है. कहने का मतलब कि हमारे माइंड में यदि कहीं से पॉजिटिविटी चल रही है तो नेगेटिविटी भी जरूर होगी. जब हम कहते हैं हाँ, तो हाँ कहने के बाद उसका ना में भी उत्तर देने वाला कोई ना कोई तैयार रहता है. तो हमारा वो हाँ और ना दोनों ही चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं. लाइक हमारे घर में जो इन्वर्टर बैटरीज लगी होती है उनमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव भी है. एक सिंगल वायर से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा. इस चीज को इलेक्ट्रिक नेचर के बेस पर एक्सप्लेन किया गया. फिर विलियम क्रुक्स ने थ्योरी दी थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज, यानी कि जो हमारे गैस ट्यूब्स हैं उन्होंने कैथोड रे ट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, जिससे उनके बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है, कैसे एक दूसरे को एटम्स रिपेल करते हैं, वो पूरी थ्योरी आपकी विलियम क्रुक्स ने दी थी. चलिए उसके बारे में और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं. ये आपका सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था आपका मिशेल फराडे ने ही 1830 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी. उन्होंने कैथोड रे ली और उसे डिस्चार्ज ट्यूब को एनोड से सप्लाई किया. देखिए आप इसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगे हैं, साइड ट्यूब लगी हुई है, हाई वोल्टेज जनरेटर लगा हुआ है जिसमें हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स दिखा रहा है. तो एक हाई वोल्टेज जब आप सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सेल अप्लाई करते हैं. अब देखिए इसमें बीच में एक आपको मेटल की डिस्क लगाई गई है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी कि जो रे है वो कैसे पास आउट होगी. देखिए ये जिंक सल्फेट कोटिंग है, जब हम इसमें से पास करते हैं तो देखिए जिंक सल्फेट उस रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है. ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. तो क्योंकि जिंक सल्फेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि वो मेटल की प्लेट है अपने आप में और वो उसे जब ही एब्जॉर्ब कर सकती है जबकि वो पॉजिटिविटी शो करेगी, तो सामने वाला नेगेटिव होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है. और इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो माना जाता है वो नेगेटिव माना गया है. इस थ्योरी को बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया था, बहुत लोगों ने इस चीज का डिस्क्रिप्शन भी मांगा था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया गया था और बाद में इसके ऊपर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया था स्टूडेंट्स.
देखिए किस तरीके से ट्यूब्स वर्किंग कर रहा है, रोटेट कर रहा है और उससे पास हो रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ और लास्ट में पहुंच गया। तो यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रिपल्सन था। फिर इसी चीज को हीटिंग इफेक्ट रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक न्यूटर बम्बार्ड मशीन ली और वहां से न्यूट्रॉन की बम्बारी की गोल्ड फॉइल पर। अभी इसके बारे में धीरे धीरे करके बात करते हैं। सबसे पहले आप रिजल्ट सुन लीजिए। द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड से स्टार्ट हुई, एनोड की तरफ पास हुई। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस रहता है तो ये रे जो है स्ट्रेट लाइन में पास होती हैं। इस टाइप से आप देख लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. इसी चीज को उन्होंने जो नेगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट में किए गए थे। इसमें हमने क्या करा था, आप देखिए दोनों को कंपैरिजन में देख लीजिए, दोनों किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। आपके पहले वाला और दूसरा वाला, आपके ऑक्सीजन और एक में नाइट्रोजन लिया है जिसका दोनों का ही इफेक्ट गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज को देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट ले ली। सो एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द चार्ज थ्रू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास रेशियो को एक्सप्लेन करने के देखिए अब यहाँ पर क्या करा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो अलग अलग हो गई, यानी उसके पार्टिकल्स भी सेपरेट आउट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, पार्टिकल पे जो चार्ज था वो कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, द मास ऑफ द पार्टिकल्स, अब इस चीज से हम मास ऑफ पार्टिकल्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा रिजल्टेंट में था, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द मेन रिजल्टेंट विच एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी, बाय दिस कैथोड रे ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, मास रेशियो को देखिए आप जो कैलकुलेट करते हैं ये जे टॉमसन के एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड था। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो E अपॉन एम की वैल्यू थी 1.758820 इंटू 10⁻11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू थी E अपॉन एम ई, यानी कि मास रेशियो की, और ये मास रेशियो वैल्यू आपकी थॉमसन ने दी थी। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, थॉमसन ने दी थी इस चीज की वैल्यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड को जो एक्सप्लेन किया था वो जे टॉमसन ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद रॉबर्ट मिल्कन ने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उस चीज को एक्सप्लेन किया। देखिए यदि आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज के लिए आपको मास का पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना कैलकुलेट करा गया, एम इक्वल टू ई अपॉन, आपको E अपॉन एम की वैल्यू पता थी। ठीक है स्टूडेंट, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 9.1094 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये R.M. मिलिकन ने 1953 ने डिवाइस की थी एक मेथड के बेस पर, जिसे हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको अभी दिखाई दिया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टॉमसन वैल्यू के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड आपका पेज नंबर 32 एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है और ये आपको जरूर पढ़ना है। देखिए एटमाइजाइजर और चार्ज मेटल प्लेट लगी हुई है, इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है, चार्ज मेटल दिखा हुआ है। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका चेंजेस हो रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमने मेजरमेंट की। अब ये एटम और पार्टिकल्स इसके आसपास प्रेजेंट होंगी, जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो उसका चार्ज का पता चल जाएगा कि कितना चार्ज वहां पर सप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से पॉजिटिवली प्लेट उस चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पर पास हो रहा है उसके आसपास। चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो डाउनवर्ड्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर वर्क कर रहा है, इस चीज को भी आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डाउनवर्ड में देख लीजिए, यहां पर ध्यान समझ लीजिए।
अब कंक्लूजन ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, Q इक्वल टू एन ई। क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एन की वैल्यू किसके, 1 2 3, जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू हो सकती है वो ले लेंगे आप। ई की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जो भी चार्ज के बेस पर आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चीज को, चार्ज को आपको पुट करना है, एम ई की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एम ई की वैल्यू आ गई। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से कैथोड रे से एनोड रेज आपको कलेक्ट सेपरेट आउट हो रही हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट आपको मिलिगन ने किया था। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन की थ्योरी पढ़ते हैं, जो ईगन गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ही कैनाल रे के बेस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवरी किया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो बात करते हैं। कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. दूसरा उन्होंने बताया कि जो चार्ज था वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था और मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। तो उन्होंने अपना हाइड्रोजन एटम के बेस पर एक्सप्लेन किया, क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो एक ही प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन अपने आप में एक स्मॉलेस्ट एटम है, एलिमेंट है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज मास उतना ही नेगेटिव को भी कैलकुलेट किया गया। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे वह और इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका मास ऑफ एटम को एज्यूम कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यदि अंदर है तो प्रोटॉन भी, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। ये चीज भी उन्होंने बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस चीज को उन्हें क्लियर करना था वहां पर, जो चार्ज एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद आई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बारी। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। अब चैडविक ने उस तरीके से किस तरीके से मॉडल दिया था उस चीज को समझ लीजिए। देखिए, उन्होंने बेरिलियम फॉयल का यूज किया और उस चीज पर न्यूट्रॉन को एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। एटम्स की बात करते हैं, एटम में 3 चीज है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और वही चीज हमें पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। उसके बाद टॉमसन मॉडल, टॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया और रदरफोर्ड ने उस पर एक्सप्लेन किया। टॉमसन ने एक मॉडल जो दिया था वो वाटरमेलन के बेस पर या प्लम्बिंग या रेजिंग के बेस पर दिया था। उन्होंने बताया था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक घुसा रहता है, इलेक्ट्रॉन बड़े रहते हैं। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर और पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स लगे रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, जैसे कि आपका वाटरमेलन का साइज रहता है, तो उन्होंने प्लम, रेजिंग, पर्लिंग मेटल और वाटरमेलन मेटल को एक्सप्लेन किया था। वाटरमेलन में क्या है भाई, आपका जिस तरीके से चार्ज रहता है वो आपको उसमें प्रेजेंट रहता है, पर ये थ्योरी बहुत जल्दी फेल हो गई। फिर रदरफोर्ड, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी प्रेजेंट नहीं थी, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा कि नेगेटिव पार्टिकल जो थे बिना उसके कैसे न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब वो जब फेल हो गई तो उसके बाद रदरफोर्ड, जिंगर और मांचेस्ट, यानी 3 रदरफोर्ड के साथ दोस्तों ने मिलकर एक थ्योरी दी। 3 लोगों ने दी थी, हैंस जिंगर ने और अर्नेस्ट मार्डेंस ने। ठीक है, इन्होंने गोल्ड फॉइल पर, एक पतली गोल्ड फॉइल पर इस तरीके से बम्बार्ड किया, और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्ड की गई तो 3 टाइप की आपकी रेज निकली, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल्स देख लीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन। अल्फा पार्टिकल्स जो होती हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो वो नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट रखती है। गामा पार्टिकल्स हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, ना तो वो चार्ज कोई रहता नहीं है उस पर, और वो अपने आप में एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा पार्टिकल्स पेपर से क्रॉस हो सकते हैं, बीटा नहीं, अल्फा पार्टिकल्स बीटा से क्रॉस नहीं होंगे। गामा जो होंगे बीटा और एल्यूमिनियम फॉइल दोनों से, और सॉरी बीटा पार्टिकल्स जो होंगे वो गामा और एल्यूमिनियम फॉइल दोनों से, और आपके जो गामा रेज है वो तीनों से ही पास हो जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारी की गई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की गई थी। गोल्ड फॉइल पर जब उन्होंने बम्बार्ड किया तो बम्बार्ड होने पर इस तरीके से उनके जो एटम्स थे वो इधर उधर बिखर गए।
उन्होंने इस चीज को 3 पॉइंटों पर एक्सप्लेन किया। वो पॉइंट आपको 1 बाय 1 करके समझने हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तीसरा, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंडेड बैक दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 एंगल। और उसी के बेस पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए। ऑब्जर्वेशन में कैसे पता चला कि उसने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो अधिकतर पास निकल गए थे सीधे। ठीक है, a few positive charge alpha particles were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson has premised. तो जैसे उन्होंने बताया कि जो आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो बहुत कम स्पेस में रहता है और वहां से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो न्यूक्लियस पर जाकर टकराता है और वहां से उसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंड बैक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। 1 बाय 1 करके समझते लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटी न्यूक्लियस होती है। रदरफोर्ड में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। तो रदरफोर्ड ने अपने कुछ ये कंक्लूजन एक्सप्लेन किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो कैसे एक्सप्लेन किया था? द पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. Second, the nucleus is surrounded by electron that moved around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits. Rutherford model of atom resemble the solar system in which the nucleus play the role of sun and the electron that of revolving planets. थर्ड बताया, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हील्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दीज आर द 3 points which is very important according to this model. Now we will discuss about how to represent of an atom. ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल. ऊपर वाला एटॉमिक मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, बीच वाला एलिमेंट. तो Z की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, A की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. तो अब मान लीजिए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन 29 हैं, 29, 35 न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताने हैं. तो एटॉमिक नंबर जो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होता है, दैट इज 29. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन मिल गए. मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐड कर देंगे, 29 + 35 दैट इज 64. तो इस तरीके से 29x 64 जो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है, ये आपको बताना है. अब आइसोटॉप्स की बात करते हैं. देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आपका यदि प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हैं तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. उस चीज को बात करेंगे आइसोटॉप्स से. सो वी कैन से दैट आइसोटॉप्स कंटेन 3, जैसे लिथियम के दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन के दिखाए गए हैं, कार्बन के दिखाए गए हैं, क्लोरीन के दिखाए गए हैं. तो उनमें क्या है, अलग अलग आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे 1s1 प्रोटोनियम, 1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 ड्यूटेरियम. तो इस तरीके से तीनों की प्रेजेंस अलग अलग है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम की. बट उनके आइसोटॉप्स तो प्रेजेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये ध्यान से समझ लेनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. तो कार्बन के भी होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं. कार्बन के देख लीजिए 12C, 13C, 14C. क्लोरीन के 17C, यहाँ पर 35, 17C, 37. तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आइसोटॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास में डिफरेंट रहता है. देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे. कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे बता दीजिएगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज में क्या है आपका? देखिए मास ऑफ क्लोरीन दोनों में डिफरेंट है, दिख रहा है स्टूडेंट्स, और एटॉमिक नंबर सेम. तो सेम मास नंबर यदि रहेगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा तो वो कहलाएंगे आइसोबार्स. जैसे 18 AR40, 19 K40. तो आप आइसोबार एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, सॉरी मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको भी ध्यान से समझ लेनी है. ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझे बताइएगा. फिर उसके बाद बात करेंगे हम न्यूक्लियर
रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के ड्रॉबैक्स की। तो उन्होंने क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और इसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन क्लियरली। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। यदि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर करके न्यूक्लियस में चला जाएगा तो क्या वो न्यूक्लियस में जाकर बैठ जाएगा, क्या वो एक्सप्लेन कर देगा, क्या वो बम्बार्ड कर देगा? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का यूज नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक्चुअली में ये है, एनर्जी का भी क्लियर नहीं किया। तो इसी वजह से ये आपकी जो मॉडल थ्योरी है ये एक्सप्लेन फेल्ड। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, जिनमें कि मैक्सवेल, हर्ट्ज और दूसरे साइंटिस्ट थे। अब हम इन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि बोर्स मॉडल को सबसे पहले देखेंगे। बोर्स मॉडल ने कैसे बताया कि एटम अपने आप में स्टेबल होता है, बस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है अलग अलग। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि सनलाइट से, सन तो हर समय अपनी लाइट छोड़ता रहता है, तो क्या वो सनलाइट जो है वो एक अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है जो अर्थ पर आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने जिन्होंने बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था, जेम्स मैक्सवेल, हर्ट्ज, प्लांक और आइंस्टीन, इसमें वाटर की वेव्स और साउंड वेव्स का भी यूज किया गया था। लाइक आप कोई हथौड़ा मारते हैं किसी चीज में तो वो क्या करता है, एकदम वाइब्रेट हो जाता है, उसमें एक रेडिएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो रेडिएशन भी आपकी इसी के इंटरनल आती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, so when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of waves called electromagnetic waves या electromagnetic radiation. Properties of waves: wavelength, frequency, wave number. यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्रीस्ट और टू ट्रफ्स। ठीक है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम। बहुत ध्यान से देखते चलिए आप। एक स्पेक्ट्रम से क्रिएट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को देख लीजिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेकेंड। अब रिलेशनशिप क्या है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बाद, वो भी देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी यदि 10 वेव्स पर सेकंड है तो इसका मतलब 10 हर्ट्ज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उस चीज को एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, कितने समय में आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है वो चीज आपको देखना है। ठीक है, वेव नंबर 1 सेंटीमीटर में कितनी आपकी वेवलेंथ आ रही है वो उसके लिए रहता है। तो वी बार इक्वल टू 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स बेस पर। देखिए वेवलेंथ गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट्स, ऐसे आप वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। बी बार इक्वल टू 1/λ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आप पुट कर देंगे तो आपके पास वेव नंबर कैलकुलेट करके आ जाएगा। देखिए आपके पास वेव नंबर कैलकुलेट करके आएगा, और वेव नंबर से आप कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, देखिए डिटर्मिनेशन करेंगे। सबसे पहले आप स्टेप 1 v यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है। वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी, इस यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, 7.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सो दैट इज द कैलकुलेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उस चीज को आप समझ लीजिए। कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये आपकी 3 डायमेंशन रहती है, जैसे साउंड वेव्स इन एयर, वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये तीनों डायरेक्शन में आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट, इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। सो दैट इज द रेडिएशन एक्सप्लेन, अलग अलग रेडिएशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपकी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एफएम, एवएम यानी कि रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। इसी से आपके कलर फॉर्मेशन का पता चलता है। लैम्डा की वैल्यू देख ली हाईएस्ट और लोएस्ट,
3.7 इंटू 10^14 से लेकर 3.9 इंटू 10^14 तक रहती है। यूवी लाइट्स की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ यूवी लाइट आपकी रहती है 3.4 से 7.9 इंटू 10^14। इंफ्रारेड की बात करें तो 3 इंटू 10^11 से 3.9 इंटू 10^14 हर्ट्ज के इक्वल होती है। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो होती हैं वो विजिबल नहीं होती नॉर्मल आइज से, और नॉर्मली आपकी जो रेंज होती है वो होती है रेडियो वेव्स जो बड़ी होती हैं, इनसे ज़्यादा रेंज में होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो भी इससे ज़्यादा होती हैं, और लॉन्ग रेडियो वेव्स और भी इससे ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली जो रेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 10^6 हर्ट्ज होती है, जैसे कि रेडियो वेवकास्टिंग की, और रडार की 10 हर्ट्ज होती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी 10 वाली हर्ट्ज है वो माइक्रोवेव रेड्स हैं। ठीक है, ये आपका इन्फ्रेंस और ये डिफ्रैक्शन। इन्फ्रेक्शन देखिए किस तरीके से दूर तक फैल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको एब्जॉर्ब हो रहा है रेडिएशन और फिर इमिट हो रहा है। देखिए प्रोटॉन का देखिए फोटोन में, तो इस चीज़ से एक्सप्लेन नहीं होगा। ये आपका एक चीज़ रडार की फॉर्म में लगा होता है, आपके सिग्नलों को कैच करता है और दूसरी तरफ आपका सेंड कर देता है। सो दैट इज द पार्टिसिपेशन टू सेंड दैट। देखिए किस तरीके से आपकी सनलाइट आती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं। आप देखिए गैस वेल्डिंग से, आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो किस तरीके से आपका ट्रांसैक्शन होता है, धीरे धीरे करके आपका हीट होता चला जाता है, हीट हो चला जाता है और कलर का चेंजिंग होती चली जाती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम तो जब भी क्लियर होता है ना आपका, जब उसमें लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ पास आउट होगी डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। लाइक करें, वीडियोस पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।